कैसे हो बच्चों? आज मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। प्रदूषण शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें पर्यावरण को जानना होगा। पर्यावरण दो शब्दों यानी कि परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर से तथा आवरण का अर्थ है घेरना। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर व्याप्त है वह जो है पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर का पर्यावरण भौतिक एवं जैविक तत्वों से मिलकर बना है। भौतिक में हमारा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, मिट्टी, खनिज, चट्टानें, सौर्य प्रकाश, तापमान, वायुमंडलीय गैसें, जल आदि शामिल है। इसे भौतिक पर्यावरण कहते हैं। और जैविक पर्यावरण में वनस्पति, जंतु, जीव, सूक्ष्म जीव, मानव सम्मिलित हैं। तो ये तो हुई पर्यावरण की बात। अब पर्यावरण प्रदूषण जानने के लिए हमें प्रदूषण को समझना होगा। तो पर्यावरण अभी तो आपको पर्यावरण समझाया, अब आपको हम समझाते हैं प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है? दूषित पदार्थों के कारण प्रकृति में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे प्रदूषण कहते हैं। और जब पर्यावरण के सभी घटक यथा जल, वायु, ध्वनि, मृदा आदि प्रदूषित होने लगते हैं तो वे पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए सभी का जागरूक होना अति आवश्यक है। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे थोड़ा बहुत कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, मानव सभ्यता को आज सबसे बड़ा खतरा प्रदूषण से है। मनुष्य अपने सुख और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक साधनों का पूर्णतया दोहन कर लेना चाहता है। यही कारण है कि आज प्रदूषण की समस्या विकराल रूप में आ खड़ी हुई है। वायु, जल व मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों जो मानव जीवन, उसके रहन सहन तथा अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। तो ये तो बात हो गई पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषक क्या है उसके बारे में। चलिए अब बताते हैं आपको कि प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। वातावरण में विद्यमान सभी तत्वों से जीवन चक्र सुचारू रूप से चलता है। इनमें किसी एक की भी कमी से जीवन चक्र में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए प्रदूषण को समझने के लिए हमें उनके क्षेत्रों को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो इनके क्षेत्रों को समझने के लिए प्रदूषण के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं, जिनमें से पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा जो है मृदा प्रदूषण। तो चलिए अब पहला पॉइंट जो है हमारा जल प्रदूषण, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जल प्रदूषण जो है तब होता है बेटा जब हानिकारक पदार्थ जैसे रसायनों या फैक्ट्रियों का अवशिष्ट नदी, झील, महासागर, पानी के अन्य स्रोतों में जाकर मिलते हैं। जब हम इसे पीते हैं तो शरीर को दूषित करते हैं, साथ ही पानी की गुणवत्ता को कम करते हैं और इसे मनुष्यों और पर्यावरण के लिए विषाक्त करते हैं। तो ये तो बात हुई पर्यावरण प्रदूषण। चलिए अब इसके आगे और हम जानकारी आपको देते हैं कि जल जो है मानव एवं अन्य जीवधारियों को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी पर जल समुद्रों, नदियों, नालों, तालाबों, झरनों
आदि में पाया जाता है। पृथ्वी पर लगभग 93% जल समुद्रों में पाया जाता है, जो कि खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। 4% जल बर्फ के रूप में पाया जाता है और संपूर्ण जल का केवल कुछ प्रतिशत भाग ही स्वच्छ जल के रूप में नदियों, तालाबों आदि में पाया जाता है। स्वच्छ जल में घुलित खनिज तत्वों के आयन व लवण आदि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। जब जल में विषाक्त पदार्थ जैसे कारखानों के अवशिष्ट उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, वाहित मल तथा कूड़ा करकट आदि गिरते हैं, जो जल में उपस्थित पदार्थों का संतुलन नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। दूषित जल में ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन गैस की वृद्धि हो जाती है। पानी में ऑक्सीजन की कमी से जीव जंतु या तो मर जाते हैं या उनका विकास सही से नहीं हो पाता है। जल के प्रदूषित होने पर पक्षाघात, पीलिया, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, डायरिया आदि रोग हो जाते हैं। दूषित जल में अनेक प्रकार के विषैले तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों, वनस्पतियों के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए जल प्रदूषण को नियंत्रित करना आवश्यक है। कारखानों से निकले विषाक्त अवशिष्ट पदार्थों एवं गर्म जल को नदियों व समुद्रों में नहीं गिराना चाहिए। घरेलू उपयोग में आने वाले साबुन, डिटर्जेंट को स्वच्छ जल के स्रोतों से दूर रखा जाना चाहिए। तेल टैंकरों का निर्माण इस तरह से करना चाहिए जिससे तेल का रिसाव ना हो। कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक उर्वरकों के प्रयोग के बाद सिंचाई करनी चाहिए, जिससे यह बहकर बाहर ना जा सके। नदियों में मृत पशुओं को बहाने पर भी रोक लगाना चाहिए। इस तरह हम जल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि जल प्रदूषण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जल जो है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा और हमारे पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें ही जागरूक होना पड़ेगा कि हम जल को प्रदूषित होने से कैसे रोकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम वायु प्रदूषण की ओर चलते हैं। अब आ गया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे होता है, क्यों होता है और इससे कितने प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। वायु हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हम बिना खाए पिए 1-2 दिन रह भी सकते हैं, लेकिन बिना श्वास के एक क्षण भी बिताना मुश्किल होता है। और सोचिए, अगर जिस वायु से हम सांस लेते हैं वही प्रदूषित हो गया हो तो हमारे लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। वायु गैसों का मिश्रण है और ये वायु में जब एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है, जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी तत्वों में वायु के मिलने से वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है और जीव जंतुओं और पदार्थों के लिए हानिकारक हो जाता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो ये तो हुई आम भाषा में कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए जल बहुत ही आवश्यक है,
उसी प्रकार वायु भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड एवं शेष अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। जब किन्हीं कारणों से वायुमंडल की गैसों की इस मात्रा के अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तथा वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसें मिल जाती हैं तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सामान्य रूप से वायु प्रदूषण में मानव की भूमिका अहम है। मानव निर्मित औद्योगिक कारखानों, ताप बिजली घरों, यातायात के साधनों, परमाणु संयंत्रों, अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों के उपयोग, नाभिकीय विस्फोटों, घरेलू ईंधन, धूम्रपान आदि के प्रयोग से वातावरण दूषित हो रहा है। इसके कारण विभिन्न प्रकार के रोगों का जन्म भी हो रहा है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से श्वसन संबंधी रोग, सिलिका युक्त धूल कण फेफड़ों में जमा होकर अनेक प्रकार के विकार पैदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होता है और वाहनों से निकलने वाला धुआं सांस के साथ नाक में जाकर जलन पैदा करता है और श्वास रोग, दमा, कैंसर, हृदय रोग आदि का कारण बनता है। मनुष्यों के साथ साथ वायु प्रदूषण जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण निरंतर क्षीण हो रही है। इससे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर पहुंचने की संभावना अधिक हो गई है। इन किरणों से त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 गैस के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी से लौटती विकिरण को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो आर्कटिक व अंटार्कटिका के विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे और परिणामतः समुद्र के जल स्तर में 10 इंच से 5 फुट तक घातक वृद्धि हो सकती है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए घरों में धुआं रहित ईंधन, वाहनों से निकलने वाले धुओं पर फिल्टर तथा सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग होना चाहिए। कारखानों को शहर से दूर लगाना चाहिए, वनों को काटने पर रोक लगाना चाहिए तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताती हूँ। ध्वनि प्रदूषण है क्या चीज़? ध्वनि प्रदूषण अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी या शोर को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि हमारे वातावरण में जितनी भी ध्वनियाँ हैं और उससे हमें जो भी नुकसान हो रहा है, जब नुकसान होने लगता है तो वो प्रदूषण बन जाता है। एक सामान्य ध्वनि कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर एक ज़रूरत से ज़्यादा ध्वनि जो है वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या नुकसान होते हैं
और हमें इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो ध्वनि या आवाज पैदा करना मानव तथा जीवधारियों का स्वाभाविक गुण है। ध्वनि या आवाज के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु अनावश्यक, असुविधाजनक तथा अनुपयोगी आवाज को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जैसे लाउडस्पीकर, विमान, रेलगाड़ी, बस आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। ये ध्वनि तरंगों के रूप में हमारे कान के पर्दे से टकराती हैं, जहां से वे सूक्ष्म तंत्रिकाओं से होती हुई श्रवण तंत्रिका तक पहुंचती है। अधिक आवाज के कारण यह तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य 80 से 85 डेसिबल तक की आवाज सुन सकता है। अधिक तीव्र आवाज के कारण मानव के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, जैसे झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, तनाव, चिंता, थकान आदि दोष पैदा हो जाते हैं और उनसे उनके कार्यों में गलतियां अधिक होने लगती हैं। तनाव, चिंता के कारण मानव के शरीर में हार्मोन परिवर्तन होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, उत्तेजना, मांसपेशियों में खिंचाव, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, अल्सर जैसे रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अधिक शोर से शिशुओं में विकृतियां पैदा हो जाती हैं एवं महिलाओं में गर्भपात जैसी दुर्घटना हो जाती है। हमें प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले साधनों पर नियंत्रण करना होगा। ऐसी मशीनों का हमें निर्माण करना चाहिए जिनसे कम ध्वनि उत्पन्न हो। कारखानों को शहर से दूर लगाया जाए तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों पर साइलेंसर का उपयोग किया जाए। सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे तेज ध्वनि को कम करते हैं, अतः सड़क के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि ध्वनि प्रदूषण के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए कि मृदा प्रदूषण क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। मृदा जो है हमारा पृथ्वी का ऊपरी आवरण को हम मृदा कहते हैं। मृदा प्रदूषण मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव पोषण तथा फसल उत्पादन व उत्पादकता पर पड़े और जिससे मृदा की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मृदा प्रदूषण क्या है और इससे हमें कैसे बचना है, इसकी रोकथाम हमें कैसे करनी है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत बनाती है। पौधों के लिए मृदा अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि पौधे मृदा से जल, खनिज, लवण आदि प्राप्त करते हैं। मृदा के प्रदूषण से इसमें रहने वाले जीव जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण कई कारणों से होता है, जैसे घरों के कूड़ा करकट तथा अपशिष्ट पदार्थों से मृदा प्रदूषित होती है। उर्वरकों
कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। कारखानों से निकले अवशिष्ट पदार्थों, पॉलीथीन की थैलियों, खुले स्थानों पर मल विसर्जन, अम्ल वर्षा, शीशा, तांबा, पारा आदि से भी मृदा प्रदूषित होती है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हमें घर के कूड़ा करकट, मरे हुए जानवरों को बस्ती से दूर गड्ढों में रखकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए तथा फसलों पर कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करना चाहिए। पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगाने से भी मृदा प्रदूषण कम होता है। तो ये तो बात हुई मृदा प्रदूषण की। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि जल, वायु, ध्वनि, मृदा, इन सभी को जब हम सुरक्षित रखेंगे तभी हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई कि कैसे हम पर्यावरण की प्रदूषण को रोक सकते हैं। वैसे तो पर्यावरण की सुरक्षा पहले भी बहुत होती थी। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं वह बड़ी तेज़ी से दूषित हो रहा है, आप जानते ही हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस बात की है कि हम अपने पर्यावरण की देखरेख और संरक्षण सही तरीके से करें। हमारे देश में तो पर्यावरण संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से ही हो रही है। हमारे पूर्वज ने विभिन्न वन्य जीवों को देवी देवताओं की सवारी मानकर और विभिन्न वृक्षों में देवी देवताओं का निवास मानकर उसका संरक्षण किया है। तो हमें भी आगे बढ़कर पेड़ पौधों को लगाना होगा और उसकी देखरेख अच्छे से करनी होगी। अपने आसपास फैले हुए गंदगी को हमें ही साफ करना होगा जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। तो बच्चों, इसकी शुरुआत हमें और आपको ही करनी होगी। तो ये तो रही पर्यावरण प्रदूषण की बात। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यहाँ तक धन्यवाद।